नमस्कार, किन्नौर आज और कल के चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिला किन्नौर के रिकांग पीओ में प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस को आगे बढ़ाते हुए किन्नौर में भी कांग्रेस के साथ जाने का फैसला लिया। यहां पे देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री मनीष नेगी व जिला प्रवक्ता आम आदमी पार्टी मंजीत नेगी प्रेस वार्ता में रहे और कांग्रेस के तरफ से जिला प्रवक्ता कांग्रेस के कुलवंत नेगी भी उपस्थित रहे। क्या कहना है संगठन मंत्री का और जिला प्रवक्ता आम आदमी पार्टी मंजीत नेगी का, आप लोग इस वीडियो में सुने। अब देखना यहाँ से यह होता है कि कांग्रेस को इसका कितना फायदा यहाँ से होता है। सबसे पहले यहाँ के देवी देवताओं को नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु का भी मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ। यहाँ उपस्थित कांग्रेस पार्टी के जिला प्रवक्ता कुलवंत नेगी जी का भी स्वागत करता हूँ। यहाँ उपस्थित आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी जिला प्रवक्ता मंजीत नेगी, जिला किसान विंग सूरज चंद्र नेगी, पंचायत प्रमुख विद्या सिंह नेगी, पंचायत प्रमुख मोहन नेगी, इन सब का मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको मालूम है 2024 का इलेक्शन 1 तारीख को होना है। जहां मैं बीजेपी की बात करूं तो उनको आजकल यह कहना कहा कि वो किन्नौर के लिए क्या करेंगे। जी जिला में भी गए, बस वो मोदी मोदी कह रहे हैं। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि कौन किस जिले के हित के लिए काम करेगा। आज मैं भ्रष्ट राजनीति का बोलबाला है जिला किन्नौर के आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी व शुभचिंतक से मैं आग्रह करता हूं, इस बार इंडिया गठबंधन को वोट दे। अब मैं आग्रह करता हूं अपने मंजीत नेगी जी से कि कुछ शब्द बोले। जैसा कि आप सभी को विदित है, मेरे सहयोगी मित्र मनीष जी ने हमें बताया कि आज ये जो प्रेस वार्ता है ये क्यों किया जा रहा है। तो हम सभी को सुनिश्चित है कि आने वाले 1 तारीख को मतदान दिवस है, महापर्व है, क्योंकि 1 तारीख का दिन ये निर्धारित करेगा कि आने वाले समय में किसकी सरकार होगी, हमारे देश के लिए वो सरकार क्या काम करेगी। तो विभिन्न मुद्दों को लेके आज प्रेस वार्ता करने हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि हम सभी को विदित है कि इस बार हमारे हिमाचल प्रदेश में मंडी संसदीय सदस्य 2 उम्मीदवार हैं। पहला हमारे बड़े भाई आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी, दूसरा सुश्री कंगना रनौत जी। तो एक युवा होने के नाते भी हम सभी का दायित्व तो बनता है कि हम किसे वोट दें और क्यों वोट दें और किन कारणों से वोट दें। मैं कहना चाहूँगा कि यदि हम पिछले गत वर्षों में जाते हैं, जब केंद्र में बीजेपी की शासन रही है, तो हम सभी ने देखा है कि बहुत सारे काम जो देश विरोधी, जनता विरोधी हुए हैं, जिनमें जिसे आपने देखा होना कि लंबे समय से जो किसान आंदोलन हम सभी के चर्चा का विषय रहा है कि किस प्रकार से हमारे किसान, देश भर से किसान जो अपने हित के लिए मांग कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उन किसानों के साथ किस प्रकार से बीजेपी सरकार द्वारा निंदनीयपूर्वक कृत्य किया गया। जब वो अपने हितों को लेकर दिल्ली जा रहे थे तो किस प्रकार से उनके कारवां को रोका गया, उनके लिए कीलें बिछाई गई, किस प्रकार से प्रताड़ित हमारे किसानों को किया गया। हम सभी जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। हमारे कृषि प्रधान देश होने के नाते हमारे लोग, हमारे किसान जो अन्न उत्पन्न करते हैं, उन्हीं अन्न से हमारा जीवन व्यापन होता है। लेकिन इसी अन्नदाता को इस प्रकार से कुचलना, इसी अन्नदाता का इस प्रकार से विरोध करना, ये असहनीय बात है। तो हम सभी को वोट डालने से पहले इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किस सरकार को वोट देना है। दूसरी बात, ये अग्निपथ से जो कुछ समय पहले एक स्कीम शुरू हुआ था, जिसमें युवाओं को 4 साल के लिए अग्निवीर या अग्निपथ के नाम से जिन्हें ट्रेनिंग दिया जाता था और 4 साल के देश सेवा के लिए भेजा जाता। मैं चाहता हूं कि अग्निपथ नाम से जो स्कीम शुरू किया गया है देश सेवा के लिए, अच्छी बात है। लेकिन मुझे आप बताइए, एक 19 साल का जो युवा अगर देश के सेवा के लिए हाजिर होता है, 4 साल की 6 महीने की ट्रेनिंग करके 4 साल की सेवा देता है, उसके बाद जब वो घर वापस ही आता है तो उसके बाद उसके जीवन का क्या होगा, उसके बाद वो क्या करेगा।
इस बात को भी सोचने योग्य है, हमें इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। तीसरा मुद्दा, आपने देखा होना कि किस प्रकार हमारे पहलवान जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है, आप सभी ने विजयभूषण का नाम सुना होना, जो बीजेपी के सांसद भी रहे हैं। जब महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज किया था, तो किस प्रकार से हमारी विरोधी सरकार बीजेपी ने उन पहलवानों को बीच सड़क पे घसीटा, किस प्रकार से उनके साथ अन्याय किया, किस प्रकार से उन्होंने विजयभूषण को बचाने का प्रयास किया। इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार हमारे देश में महिलाओं का सम्मान हो रहा है नहीं, और हमें वोट देने से पहले ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस प्रकार के प्रत्याशी को, किस प्रकार के सरकार को वोट देना जरूरी है। आप सभी ने देखा होना 2019 के बाद जो ये कोविड दौर चला हुआ था, हम सभी ने देखा होना कि कोविड दौर से पहले हमारे बीजेपी सरकार द्वारा, आदरणीय मोदी जी द्वारा किस प्रकार हेलो ट्रम्प स्वागत है ये नारा दे के ट्रम्प को यहाँ पे बुलाया गया था। लेकिन उसके कुछ दौर बाद जब कोविड दौर शुरू हुआ तो हमने देखा कि लाखों, हजारों लाखों हमारे लोग, मजदूर जो पैदल यात्रा कर रहे थे, कईयों ने अपनी जानें गंवाई है। क्या इतनी बड़ी सरकार जो जनहित की बात करती है, इतनी बड़ी सरकार जो कहते हैं कि विश्व गुरु भारत है, क्या यही विश्व गुरु भारत है जिसमें हमारे किसान पैदल यात्रा करे, भूखे नंगे पैर जा रहे हैं, और ना जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को वहाँ पे गंवाया है। इस बात को भी हमें ध्यान देना चाहिए कि आने वाले समय में हमें किस प्रकार के सरकार को वोट देने की आवश्यकता है। आपने देखा होना पिछले 1 साल से जो मणिपुर में जो हिंसा भड़का है, मोदी जी 1.5 लाख का चश्मा लगाते हैं, 15 लाख के सूट बूट पहन के रैलियों में जाते हैं, लेकिन क्या 1 साल से वो मणिपुर में गए? किस प्रकार की हिंसा भड़क रही है मणिपुर में, क्या उन्होंने वहाँ का सुध लिया? तो हमारे लोगों को इस बात को देखना चाहिए कि क्या ये सरकार हमारे हित में है या नहीं। इन बातों को देख के हमें वोट करना चाहिए। शिक्षा पे 18% टैक्स लगाया गया है। आप देखिए कि किसी भी देश का नींव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर निर्भर करता है। यही युवा जब अच्छी शिक्षा लेके देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो यहीं से वो नेता बनते हैं, एक अच्छा डॉक्टर बनते हैं, एक अच्छा इंजीनियर बनते हैं और समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन शिक्षा पे 18% GST लगाया गया है। आप सभी देखते हैं कि अगर हम आसपास के दिल्ली की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने देखा है किस प्रकार हमारे आदरणीय केजरीवाल जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को मुफ्त किया हुआ है, क्योंकि हमारा अधिकार है, इसे मुफ्त करना चाहिए। लेकिन हमारे केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा पर 18% टैक्स लगाया गया है। इन बातों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। आगामी 1 तारीख को चुनाव भी है, तो हमारे पास 2 प्रत्याशी है, सुश्री कंगना रनावत जी और विक्रमादित्य जी। अगर दोनों के ऊपर मैं बात करूं तो मैं कहना चाहूँगा कि विक्रमादित्य जी जो पूर्व में शिमला ग्रामीण से विधायक भी रहे हैं, तो उन्हें खासा अनुभव है इस राजनीतिक दौर में। दूसरी तरफ कंगना रनावत जी जो पहले फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी, अच्छी बात है, आप इलेक्शन लड़ सकते हो, लेकिन जब हम उनके बयानों को सुनते हैं तो एक बयान में आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। पहली बार उन्होंने कहा था कि किस प्रकार उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो परम पूज्य दलाई लामा जी है, जिनके प्रति सभी लोगों का आस्था है, उन्होंने उन पर अभद्र टिप्पणी किया था। आपको सोचना चाहिए कि इतने बड़े धर्मगुरु जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व विदेश में कर रहे हैं, आपको क्या उनके ऊपर टिप्पणी करना सही लगा? इस बात को भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि किस प्रकार हम अपने उम्मीदवार को चुने, किस प्रकार अपने उम्मीदवार को हम वोट ना दें। मेरा सभी युवाओं से निवेदन है कि 1 तारीख को महापर्व है, तो महापर्व में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस प्रकार के सरकार को यहाँ पे लाना है। जो सरकार हमारे हितों को कुचलती है उसे लाना है, या जो सरकार हमारे हितों को लेकर समर्थन करती है उस सरकार को आगे लाना है। तो हमारा जो इंडिया गठबंधन का जो प्रतिनिधित्व के रूप में हमारे बड़े भाई आदरणीय विक्रमादित्य जी जो मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा सभी युवाओं से, माताओं से, बहनों से निवेदन है कि आप भारी मतों के साथ उन्हें वोट दें, उन्हें विजय बनाएं और उन्हें आगे भेजें। धन्यवाद।